बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। दोनों जानिब से आस्तीनें चढ़ाई हुई हैं, हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है या गिराना चाहता है। अगर ऐसे में कोई पहल कर दे और सुलह की बात करे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मौजूदा सिनेरियो के अंदर ये बहुत बड़ी बात है और ये पाकिस्तान की और कौम की ज़रा खिदमत है। और इस सिलसिले में अब इमरान खान ने पहल कर दी है, तो अब अगर उन्होंने ये कह दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब उन्होंने मिसाल दी है कि 3 ऐसे मौक़ों के ऊपर जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो जनरल बाजवा को 3 बार डी नोटिफाई कर सकते थे। अच्छा, मैं आपको एक मौका बता देता हूँ। जिस रात इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई उस दिन चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई थी और सब कुछ हुआ था, तो इमरान खान से जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने ही ये सवाल उनसे किया था कि क्या वाक़तन आप उस रात जनरल बाजवा को डी नोटिफाई करना चाहते थे। तो उनका बिल्कुल भी नहीं, मैंने नहीं सोचा था। ये जनरल बाजवा के अंदर अपना खौफ था। आज उन्होंने इस हवाले से बात करते हुए यही बात की है कि 3 मौक़ों के ऊपर वो जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकते थे, लेकिन मैंने तीनों दफ़ा ऐसा नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि जनरल बाजवा ने मेरी पीठ के अंदर छुरा घोंपा। इस हवाले से एक और बात इमरान खान ने की कि हुकूमत ने जो बजट दिया है इसके आगे कौन चलाएगा। आप अंदाज़ा इस बात करें कि आपका जो मजमूई तौर पे आमदन है इस बजट के अंदर, उससे ज़्यादा पाकिस्तान ने कर्ज़ों की मद में पैसा वापस करना है। यानी आप यूँ समझिए कि मेरी तनख्वाह है 10,000 रुपया और मैंने 12,000 तो कर्ज़ लौटाना है, और ये लाजमी कर्ज़, अगर नहीं लौटाएंगे तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको कर्ज़ से ज़्यादा वो रकम वापस करनी है और उनके मुताबिक इनके पास कोई हल नहीं है और मुल्क की आमदन बढ़ानी पड़ेगी। आमदन नहीं बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं और इंडस्ट्री तबाह हो गई है। दरामदात 13% नीचे गिर गई हैं, डॉलर जो है कम हो गए। फिर इमरान खान ने पूछा कि जिन ताकतों ने मुझे बाहर किया, ठीक है, आपने मुझे बाहर निकाल दिया, सिस्टम में से आउट कर दिया, लेकिन मुल्क को इस दलदल से कौन निकालेगा? आपके पास इसका प्लान क्या है? यह बात बहुत ज़रूरी है। फिर एक और बात उन्होंने कहा कि मेरी बहन के ऊपर 6 अरब रुपए से ज़मीन का इल्ज़ाम है। उनका मैं चैलेंज करता हूं, वहां जाके देखें, कीमत का तखमीना लगाएं, मैं 5 अरब की वापस कर देता हूं। आप 6 अरब का केस बना रहे हैं, 1 अरब कम पे बेच देता हूं, लेकिन कोई खरीदने वाला उस हवाले से आए तो सही। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के मामले के अंदर जो मेरे से पूछा जाएगा मैं बिल्कुल ताउन करूंगा। फिर इमरान खान ने उस गलत फहमी का अजाला किया या वो बात की। उनसे पूछा गया कि कहा यह जाता है कि इमरान खान आएगा तो फिर सबसे बदले लेगा। तो इमरान खान ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। उनका हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उन्होंने सबको माफ़ किया, तो मैं अपनी ज़ात के लिए क्यों माफ़ नहीं करूँगा? लेकिन मैं अपनी ज़ात वाली चीज़ें माफ़ कर सकता हूँ, मुल्क वाली माफ़ नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुल्क में आना चाहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ कायम करना है। यानी मिसाल के तौर के ऊपर जो लोग अपने आप को आइन कानून से बालातर समझते हैं, उन्हें कानून के नीचे लाना है। तो इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दिया वो किसी से बदला नहीं लेना चाहते, उनसे किसी की ज़ाती लड़ाई नहीं है, वो ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से किसी सियासी कायद को, किसी बड़े लीडर को और बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोगों को ऐसा ही होना चाहिए जहां पे उनकी ज़ाती लड़ाइयाँ जो हैं वो ना लड़ी जाएं। अब दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा, एक तो इमरान खान वाला मामला है। इमरान खान की जो हमशीरा अलीमा खान है उनको भी गिरफ्तारी के हवाले से आज वो भी अदालत पहुंची, उनकी भी अबूरी ज़मानत में तोसी कर दी गई है और वो जिनाह हाउस वाला मामला है। अदालत ने कहा है कि आप शामिल तफ्तीश हो। उसके बाद इमरान खान की डीजी खान के अंदर वो जो 30 फरवरी वाला केस है उसके अंदर हुआ ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो अदालत है उसके अंदर केस लगा हुआ था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने माजरत कर ली है और वहाँ पर रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि इमरान खान कभी तीसरी मंजिल के ऊपर तो कभी पहली मंजिल के ऊपर दौड़ रहे हैं। अब उनका केस जो है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास पहुँच गया है, तो जस्टिस आमिर फारूक जो है वो केस की समाअत करेंगे। तो इमरान खान जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले 9 मुकदमात के अंदर उनकी जो जमानतें हैं वो मंजूर हुई। तो लगता ये है कि कहा तो ये जाता ना कि इमरान खान जो है वो सिस्टम के लाडले, सिस्टम उनको फेवर दे रहा है। लग ये रहा है कि इस वक्त जजेस को सिर्फ एक ही काम है और वो है इमरान खान के केस से सुने जाए। ये वजह नहीं है कि वो कोई इमरान खान को फेवर दे रहे हैं, वजह यह है कि इमरान खान के ऊपर जितने केसेस बनाए गए हैं शायद ही पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर ये सारा कुछ हो। अब आते हैं अगली बात की तरफ कि ऑफ बटन जो है आज जस्टिस बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट ने इनका दबा दिया, वो क्या?
आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का नजरसानी का जो केस है उसके अंदर 3 रुकनी बेंच बना हुआ था। फिर अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की तरफ से बताया कि हमने कानून साजी कर ली है और अब वो कानून बन गया है, तो अब लार्जर बेंच सुनेगा, यानी 3 जजेस से ज़्यादा, जिन्होंने अगर पहले ने 2 सुना है तो उससे ज़्यादा सुनने चाहिए, तो 3 ने सुना है तो इसका मतलब है आप इनसे ज़्यादा। तो उस वक्त तो अदालत ने केस एडजर्न कर दिया था, लेकिन आज की खबर क्या है कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की है कि आप लार्जर बेंच बनाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूंकि उस सारे केस को भी सुन रही है और रिव्यू एंड जजमेंट्स के भी इस केस दोनों को एक साथ सुन रही है, तो अदालत ने जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस है उन्होंने अटॉर्नी जनरल की इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप लार्जर बेंच बनाएं, और अदालत ने 3 रुकनी बेंच ही बरकरार रखने का फैसला कर दिया है। बल्कि उसके साथ अदालत ने आज सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट भी जारी कर दिया है, जो कि पहले जब हफ्ते का रोस्टर आया था तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर इलेक्शन का केस नहीं है, लेकिन आज अदालत की जानिब से कहा गया है कि कल 12:15 बजे जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से दरख्वास्त की समाअत करेंगे। चूँकि इलेक्शन कमीशन अपने दलाइल तकरीबन मुकम्मल कर चुका है और अदालत कह चुकी है कि हमने इसके ऊपर फैसला करना है, और जब फैसला होगा तो इसका मतलब फिर ये है कि हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप ये जो लटकाने वाली पॉलिसी है, आपका ये ख्याल है कि हम नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा देर चलती हुई नज़र नहीं आ रही। अब आपको किसी ना किसी तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब अंदाजा करें, वो इस्तेकाम पार्टी वाले लंदन चले गए और ये अब पछताने लगे हैं, बहुत जल्दी इनकी जो हंडिया बीच चुराई फूट गई है। आप ताहिर रंधावा जो हैं और बिशारत रंधावा के मुतालिक कल आपने खबरें सुन ली कि अभी पार्टी की बाकायदा उहदे भी अनाउंस नहीं हुए और लोग ला ताल्लुकी का ऐलान करना शुरू हो गए हैं, इस पार्टी से अलग होना शुरू हो गए। अब जहांगीर खान तरीन गए तो लंदन इलाज मुआवजे के लिए 2 हफ्ते के लिए, लेकिन खबरें ये हैं कि उनकी मुलाकात नवाज शरीफ से है, और फिर चौधरी सरवर जो हुकूमत के खुद इत्तेहादी हैं, अगर वो कहे कि नई पार्टी बनाने में नवाज शरीफ का हाथ है तो फिर पीछे कोई बात रह नहीं जाती। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, आज पता ये चला है कि इस्तेकाम पार्टी, उसको पता है वो कितना इस्तेकाम ला पाएगी। उनकी पार्टी की ख्वाहिश ये है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है वो उन्हें सपोर्ट करें, और सपोर्ट कैसे करें कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करें। लेकिन आप तो आए थे इमरान खान को तोड़ने के लिए, आप तो सब कुछ करने आए थे, तो फिर मैदान में जाएं, लोगों से वोट लें और अपने आप को मनवाएं, और उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन कहाँ से मनवाएं, कैसे मनवाएं, कौन वोट देगा, किस बुनियाद के ऊपर देगा, चेहरे देके, इनका बयानिया देके, तो ये बड़ी अब दिलचस्प सी सूरत हाल डेवलप होती हुई नजर आ रही है। यानी आम तौर पे पॉपुलर जमातें वो होती हैं जो हुकूमत को चैलेंज करती हैं, जो ऑपोजिशन करती हैं। ये वाहिद नई पार्टी आई है जो हुकूमत से मदद मांगती है, तो इसका मतलब ये है कि ये सियासी जमात नहीं है, बल्कि ये एक जैली विंग है, और इस जैली विंग के हवाले से वो जितनी मर्जी कर लें तो इस तरह से आपको पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। अब इस हवाले से भी खबरें ये हैं कि ये जो बड़ी पार्टीज़ हैं वो भी, आप जानते हैं कि जो माले मुफ्त होता है उसके ऊपर सबकी नज़र होती है, तो वो भी कहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो हमें नहीं चाहिए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये सारे लोग अपने हमारे साथ शामिल हों। और नून लीग के अंदर जो है वो सिर्फ ये है कि कुछ 4-5 जो बड़े नाम हैं जिनके साथ उनके मामला चलते रहे, उनकी तो बात बनेगी, लेकिन दूसरों के साथ वो करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और दूसरी जानिब कराची का इलेक्शन है वो करीब आ गया, और अब एक तो तहरीक इंसाफ के लोग गायब हैं, तो ये जो सईद गनी साहब है वो कह रहे जी हम तहरीक इंसाफ के लोगों से मिले हैं और मिल के उनसे हिमायत मांगी है। कहाँ पे मिले हैं आप? हवालात के अंदर मिले हैं, थानों के अंदर मिले हैं, जहाँ पे अपने लोगों को गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद आप जेलों में डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल से कराची का जो इलेक्शन है वो पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो उनका असल चेहरा है उसको एक्सपोज करने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि तकरीरें करना, भाषण देना, बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन असल जो हकीकत है, जो लोग जानते हैं कि असल जमहूरियत ये है कि जब लोगों, कराची के लोगों ने आपको वोट नहीं सिर्फ दिया, उन्होंने जमात इस्लामी को दिया है, उन्होंने पीटीआई को दिया है, जब वो मिल के नंबर अपना शो कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी अपनी साबिका रिवायत जो 1970-71 से कायम है कि वो मैंडेट को नहीं मानती। वो कहते हैं कि अगर आप हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं हो, वो बांग्लादेश वाली मिसाल है, तो अब फिर वही करते नजर आ रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।